दोस्तों नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बायोटेक्नोलॉजी के 6वें पार्ट पर अपन आ चुके हैं। 6वां एपिसोड है। अगर आपको 5 एपिसोड देखने हैं तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे जीन एडिटिंग क्या होती है, या फिर इसे ही क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीन एडिटिंग के बारे में अपन जानेंगे इस पार्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन एडिटिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ विशेष चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि कोई एक जीन होता है जो मानव के किसी अंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक जीन एक अंग के लिए जिम्मेदार होता है और मानव में लगभग 25,000 जीन होते हैं, वह किसी न किसी कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीन एडिटिंग। चलिए, इस तकनीकी में कुछ विशेष जीनों को पशुओं की कोशिकाओं में जोड़ा जाता है, जिससे अगली पीढ़ी में पशुओं में ऐसे अंगों का निर्माण होता है जो मानवीय अंग होते हैं। ठीक है, जिन्हें पशु से अलग करके मानवीय मानव में प्रवेशित किया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है भैया, अगर आदमी को किसी व्यक्ति के हृदय खराब हो रहा है, मतलब उसके वाल्व खराब हो रहे हैं, तो पूरा हृदय बनाया जा सकता है। ठीक है, हृदय बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, उस जीन को किसी पशु में प्रवेशित कर दिया जाता है। फिर यह पशु की जो अगली पीढ़ी होगी वह मानव का हृदय बनाकर देगी, जिस हृदय को इस मानव में पुनः प्रवेशित किया जा सकता है। यह तकनीकी क्या कहलाएगी? जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग कहलाएगी यह प्रक्रिया। फिलहाल वर्तमान में इस तकनीकी की सहायता से सुअरों की मदद से मानव अंगों का निर्माण किया जा रहा है। सुअरों की मदद से मानव के अंगों का निर्माण किया जा रहा है। किसी को आंख की जरूरत है तो आंख का जीन कोई जो आंख होता है, आंख बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, उसे किसी पशु में डाल दिए। पशु की जो अगली पीढ़ी हो गई मानव आंख का निर्माण करेगी, फिर वह मानव आंख को इस मानव में प्रवेशित कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात की जीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जीन एडिटिंग क्या है। ठीक है, वर्तमान में एक लैक्सटर्ना तकनीकी बहुत ही ज्यादा विकसित हुई है, जिसकी सहायता से अमेरिका में मानव के आंख का विकास किया गया है। इस तकनीकी में जन्मजात अंधेपन से ग्रसित व्यक्ति के आंखों में विशेष द्रव की को क्या किया जाता है? प्रवेशित किया जाता है। यहाँ परिभाषित नहीं, प्रवेशित होगा, प्रवेशित किया जाता है, जिसमें REP65 नामक जीन होता है, जो मानव आंख के लिए जिम्मेदार होता है। लैक्सटर्ना तकनीक के द्वारा जो जन्मजात अंधेपन के व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी आंख लगाया जा सकता है। अमेरिका में यह टेक्निक को विकसित कर लिया गया है। अब क्या पढ़ेंगे अपन? DNA फिंगरप्रिंटिंग। आपको बता दें कि पिछले 5 पार्टों में हमने मातृत्व प्रभाव, टेस्ट ट्यूब बेबी, मानव जीनोम परियोजना, DNA पुनर्संयोजन तकनीकी और 3 पेरेंट्स बेबी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। जिस तरह से हमने बताया आपको कि जीन एडिटिंग क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। आखिर होता क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग में? इस तकनीकी के सहायता से 2 व्यक्तियों के मध्य विभेद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति हो गया, उसका फिंगरप्रिंट अलग होता है किसी दूसरे व्यक्ति से। पहले व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होगा किसी दूसरे व्यक्ति से। वास्तव में बात तो यह है कि जब आदमी जो थंब लगाता है ना, आधार कार्ड से जैसे पैसे निकालने के लिए थंब लगाता है, तो वह जो प्रिंट होता है उसे ऑपरेशन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति का DNA तो नहीं बदला जा सकता गुरु, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह विश्वसनीय कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। इस तकनीकी की सहायता से 2 व्यक्तियों के मध्य विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह तकनीकी सामान्य तकनीकी की तुलना में बेहतर होती है। बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि सामान्य फिंगरप्रिंटिंग को तो ऑपरेशन के द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन DNA फिंगरप्रिंटिंग को इस प्रकार से बदला नहीं जा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। वास्तव में DNA फिंगरप्रिंटिंग बेहतर इसलिए मानी जाती है क्योंकि जुड़वा व्यक्तियों का DNA तो बिल्कुल सेम होता है। इसका मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग भी बिल्कुल सेम होगी कि अतिरिक्त 2 व्यक्तियों की DNA फिंगरप्रिंटिंग समान नहीं हो सकती है, लेकिन जुड़वा की होती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जुड़वा जो व्यक्ति होते हैं उनके DNA फिंगरप्रिंटिंग सामान्य होती है, परंतु उनके अलावा किन्हीं 2 व्यक्तियों के DNA फिंगरप्रिंट सामान्य नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया होती है? DNA फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया क्या है गुरु?
प्रक्रिया के बारे में अपने को जानना है। इस प्रक्रिया की कोशिका में डीएनए को अलग किया जाता है। चलिए, किसी व्यक्ति के जो डीएनए हो गया उसको हम डीएनए को अलग कर दिए, काट के अपन अलग कर दिए, ठीक है। इसे इंडोन्यूक्लिएट्स कहा जाता है। क्या? इंडोन्यूक्लिएट्स कहा जाता है। हमने पिछले बारे में आपको बताया है, पिछले पार्ट में, कि इंडोन्यूक्लिएट्स क्या होता है। यह डीएनए को काटने का कार्य करता है। डीएनए का सीजर कहा जाता है। डीएनए का सीजर कहा जाता है। दूसरी चीज हमने आपको बताया था, क्या? डीएनए लाइगेज क्या होता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है, आप बताइएगा। डीएनए लाइगेज के बारे में भी अच्छे से चर्चा की थी, आपको बताना है डीएनए लाइगेज क्या होता है। यह डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। और तीसरा था डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते थे हम उसे। नवीन डीएनए का निर्माता इसे ही कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज को नवीन डीएनए का निर्माता कहा जाता है। तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम जब जो पढ़ते जा रहे हैं ये तो नहीं कि पिछला अपन भूल जाएं, ठीक है ना। तो इंडोन्यूक्लियस के नाम से इससे क्या करते हैं, डीएनए को काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए के टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी की सहायता से लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब क्या है, यह एक तकनीकी होती है, इसकी सहायता से डीएनए को, कोई छोटा होगा डीएनए, कोई बड़ा होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा, सभी डीएनए को क्या किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से तैयार किया जाता है, मतलब रखा जाता है, ठीक है। फिर होता क्या है कि डीएनए पर एक ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। सभी के डीएनए में क्या पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। वह धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होता है। ऋण वाला हरदम धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होता है। डीएनए को के क्या होता है, आवेशित होता है। फिर उसके बाद डीएनए से जुड़े कुछ लंबाई, जिसकी लंबाई कम होती है वह तेजी से गति करता है, और जिसकी लंबाई अधिक होती है वह धीमी गति करता है। मतलब जिसकी लंबाई कम होगी तो वह तेज से ज्यादा ही करेगा, क्योंकि वह हल्का है। जिसकी लंबाई वजन होगी, मतलब ज्यादा होगी, वह वजन होगा, वह धीरे धीरे आवेशित होगा, धीरे धीरे खींचेगा। समझ में आ रही बात कि क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। एक बार फिर से समझिएगा, समझ में आ जाए तो लाइक कीजिएगा। क्या है, देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि इंडोन्यूक्लिएट्स की मदद से इसे काटा गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसे किसी तकनीकी के द्वारा व्यवस्थित किया गया, छोटे से लेकर बड़ा। उसके बाद क्या होता है, इसमें धनात्मक आवेश होता है। जो छोटे डीएनए होते हैं, छोटे डीएनए बहुत ही तेज गति से धनात्मक आवेश होने के कारण खींचते हैं, मतलब छोटी छोटी जो डीएनए होते हैं बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं। और जो अधिक लंबाई वाले डीएनए होते हैं वह धीमी गति करते हैं। समझ में आया। इसके बाद प्राप्त डीएनए के अनुक्रम को एक विशेष पिगमेंट में रंगा जाता है। जैसे यहाँ हरा, यहाँ पीला, यहाँ नीला, एक विशेष पिगमेंट में रखा जाता है, जिस पर रंगीन धारी एक निश्चित क्रम मिलता है। और प्राप्त यही चित्र जो डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है, जो प्राप्त अपने को मिला है वही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद एक विशेष पिगमेंट से इसे रंगा गया। फिर जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ वह डीएनए ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से जाना जाता है। आखिर इसके क्या उपयोग होते हैं गुरु, उपयोग के बारे में अपन जानते हैं। हम अब जान गए हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट समान नहीं होता दूसरे व्यक्ति से। तो इससे अपने को क्या क्या फायदा मिल सकता है। इसका उपयोग अपराध विज्ञान में वर्तमान में सर्वाधिक किया जा रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर खून के अपराध में फंस गया है, जैसे बड़े देशों में हो रहा है, जैसे कि अमेरिका वाले जैसे देशों में कोई अगर मर्डर किया है तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट रख लेते हैं और फिर कभी कोई घात हुआ तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंट से उसे पकड़ लिया जाता है। फिर किसी बच्चे के माता पिता को पहचानने में और विकसित देशों में यह व्यक्ति को पहचानने के रूप में बायोमेट्रिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक रूप से किया जाता है। जैसे अपन जब आधार कार्ड बनवाते हैं तो बायोमेट्रिक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से इसका उपयोग किया जा सकता है। अब अपन पढ़ेंगे जीन थेरेपी क्या होती है, लेकिन यह अगले पार्ट की बात है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप पिछला पार्ट भी देख सकते हो। धन्यवाद।